बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज की वीडियो में हम चैप्टर 3 डायनामिक्स 1 के शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए मोटरसाइकिलिस्ट हिट अ स्टेशनरी कार ही मे फ्लाई ऑफ द मोटरसाइकिल एंड ड्राइवर इन द कार मे गेट नेक इंजरी, एक्सप्लेन। कि अगर एक मोटरसाइकिलिस्ट जो है वो स्टेशनरी कार को हिट करता है, यानी कि जो मोटरसाइकिल है वो काफी स्पीड से मूव कर रहा था, आगे कार एक खड़ी थी और उस मोटरसाइकिल वाले ने कार को हिट किया, तो जो मोटरसाइकिलिस्ट है वो मोटरसाइकिल से फ्लाई कर जाएगा, उड़ जाएगा, और जो ड्राइवर है कार के अंदर उसको नेक इंजरी हो सकती है। इसको हमने एक्सप्लेन करना है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अगर आपको समझाई जाए तो वो कुछ यूं है कि लेट्स सपोज ये मोटरसाइकिलिस्ट है जो कि इस कार को हिट करता है। कार एक जगह पर रुकी हुई थी और ये जो मोटरसाइकिलिस्ट है ये फुल स्पीड को इसको हिट करता है, तो ये अपने आप को रोक नहीं पाता इनर्शिया की वजह से। बाइक तो इसको हिट करने के बाद रुक जाएगा, लेकिन इनर्शिया की वजह से जो इनर्शिया इस पर्सन के अंदर मौजूद है, मोटरसाइकिलिस्ट में मौजूद है, उसकी वजह से ये मोटरसाइकिलिस्ट फ्लाई ऑफ करेगा इस बाइक से और आगे की तरफ मूव कर जाएगा, यानी कि यहां से फ्लाई ऑफ करता हुआ उड़ता हुआ गाड़ी के ऊपर आकर गिरेगा। इनर्शिया किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट अपनी मोशन को कंटिन्यू करता है, यानी कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा और अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा। तो मोटरसाइकिलिस्ट काफी स्पीड से जब मूव कर रहा था तो बाइक हिट करने के बाद बाइक तो अचानक रुक गया, लेकिन जो मोटरसाइकिलिस्ट है उसको रोकने के लिए कोई प्रोसेस नहीं था, तो वो इनर्शिया की वजह से फ्लाई ऑफ करेगा और कार के ऊपर आकर गिरेगा। जबकि दूसरा इसका हिस्सा था कि ड्राइवर इन दी कार में गेट नेक इंजरी, जो कार के अंदर ड्राइवर मौजूद है उसको नेक इंजरी हो सकती है। उसकी वजह से क्या है, उसकी बेसिकली ये वजह है कि कार जो है वो रेस्ट पे थी। जब मोटरसाइकिलिस्ट इस कार को हिट करेगा तो अपर पार्ट जो है ड्राइवर का वो रेस्ट पे रहने की ट्राई करेगा, ठीक है, बॉडी का अपर पार्ट रेस्ट पे रहने की ट्राई करेगा, लेकिन जो लोअर पार्ट है वो कार के साथ मूव करेगा, जो कि कोलिजन की वजह से फोर्स प्रोड्यूस होगी। डेफिनेटली कार एक जगह पे अगर स्टॉप खड़ी है, बाइक आकर उसको हिट करता है स्पीड से, तो बाइक का मोमेंटम कार को मुंतकिल होगा, जिसकी वजह से कार आगे की तरफ मूव करेगी, बेशक थोड़ी सी ही सही, लेकिन वो जो अचानक से कार को एक जर्क लगेगा आगे की तरफ, उसकी वजह से बॉडी का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो रेस्ट में रहेगा, लेकिन नीचे वाला हिस्सा कार के साथ मूव करेगा। तो जो गर्दन है वो अपनी जगह पे फेस यानी कि अपनी जगह पे रेस्ट में रहने की ट्राई करेगा, जबकि गर्दन से नीचे का हिस्सा कार के साथ आगे की तरफ मूव करेगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, इस अचानक जर्क की वजह से नेक इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, In autumn, when you shake a branch, the leaves are detached. Why? कि ऑटम में, खिज़ां में जब एक दरख्त की टहनी को पकड़कर हिलाया जाता है तो जो लीव्स होते हैं वो वहां से टूट के नीचे गिर जाते हैं। ऐसी क्या वजह है, ऐसा क्यों होता है? तो अगर हम बात करें ऑटम की, सबसे पहले तो ऑटम में जो दरख्त के लीव्स होते हैं वो कमजोर हो चुके होते हैं। दरख्त जिन पॉइंट से जो लीव्स हैं, जिन पॉइंट से दरख्त की टहनी के साथ अटैच हुए हैं वो काफी कमजोर हो चुके होते हैं। हल्का सा झटका देने से वो पत्ते उतर सकते हैं वहां से। तो हम बेशक पत्थर मारें, कोई भी चीज मारें, तो वो जो पत्ते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। तो यहां पर पूछा ये गया है कि जब टहनी को हिलाया जाता है तो उस सूरत में जो लीव्स हैं वो वहां से उतर क्यों जाते हैं? तो पत्ते जिन पॉइंट्स के साथ टहनी के साथ अटैच हैं वो काफी कमजोर हो चुके हैं। जब टहनी को पकड़ कर हिलाया जाएगा, मूव करवाया जाएगा, तो जो लीव्स हैं वो इनर्शिया की प्रॉपर्टी को कंटिन्यू करेंगे, यानी कि
अनर्शिया की वजह से वो रेस्ट में रहने की ट्राई करेंगे, तो टहनी तो आगे की तरफ मूव कर जाएगी, लेकिन जो पत्ते हैं वो उसी जगह पर रह जाएंगे। जब उसी जगह पर रहने की ट्राई करेंगे तो वो टहनी से डिटैच हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि टहनी से वो टूट जाते हैं और टूट कर वो नीचे गिर जाते हैं। तो किस वजह से होता है? अनर्शिया की वजह से ऐसा होता है कि जब हम टहनी को हिलाएंगे तो जो दरख्त के पत्ते हैं वो अपनी ही पोजीशन पे रहने की ट्राई करेंगे, जिसकी वजह से वो टहनी से टूट जाएंगे और नीचे गिर जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई इज इट नॉट सेफ टू अप्लाई ब्रेक्स ओनली ऑन द फ्रंट व्हील ऑफ ए बाइसाइकिल? ये सेफ क्यों नहीं है कि साइकिलिस्ट जो है वो सिर्फ अगले व्हील की ब्रेक को अप्लाई करे बाइसाइकिल को रोकने के लिए? तो बेसिकली इस क्वेश्चन की रीजन ये है कि जब साइकिल काफी स्पीड से मूव कर रही होती है और अगले टायर की ब्रेक हम अप्लाई कर देंगे, तो उसका नुकसान ये होगा कि साइकिल मोशन में थी, साइकिलिस्ट इन मोशन था, तो जब इस साइकिल को तो हमने रोक दिया ब्रेक अप्लाई करके, फ्रंट व्हील पे ब्रेक अप्लाई करके हमने फ्रंट व्हील को रोक दिया, लेकिन जो साइकिलिस्ट का वेट है उसकी वजह से अनर्शिया जो मौजूद है उसमें, साइकिलिस्ट का मैस है, उस मैस की वजह से जो अनर्शिया मौजूद है वो क्या था? अनर्शिया ये था कि साइकिलिस्ट स्पीड से मूव कर रहा था, तो वो अपने मोशन को कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से पिछला टायर ऊपर की तरफ उठेगा और इस साइकिलिस्ट का वेट और ग्रेविटी दोनों मिलकर इस साइकिलिस्ट को आगे मुंह के बल गिरा देंगे। तो जबकि अगर हम पिछले टायर पे ब्रेक लगाते हैं तो पिछले टायर पे ब्रेक लगाने से पिछला टायर रुक जाएगा, तब साइकिल के उलटने का खतरा नहीं होता। तो यहां पर भी अनर्शिया मौजूद है। अनर्शिया ही वो वाहिद चीज है जिसकी वजह से जो साइकिल की अगर अगली ब्रेक लगा दी जाए तो वो डेंजरस हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, डिड्यूस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की मदद से न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ड्राइव करना है। तो अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करें, स्टार्ट हम लेते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, जो कि F इक्वल टू ma है। एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है, एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है वो Vf माइनस Vi डिवाइडेड बाई t होता है। तो F इक्वल टू m इंटू a की जगह पे Vf माइनस Vi डिवाइडेड बाई t पुट कर दिया। अब अगर इस इक्वेशन को हम गौर से देखें, अगर F 0 है, F 0 होने से क्या मुराद होगा? Vi इक्वल होगा Vf के, दोनों वैल्यूज सेम होगी। इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ नो नेट फोर्स इज अप्लाइड। कि ऑब्जेक्ट क्या करेगा? मस्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, मूव कर रहा होगा अगर उस पर जो नेट फोर्स है वो 0 होगी। और अगर फोर्स 0 है तो उसका मतलब यह है कि इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी की 0 है, फाइनल वेलोसिटी के इक्वल है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो फाइनल वेलोसिटी भी रेस्ट में होगी, 0 होगी, यानी कि ऑब्जेक्ट विल स्टे एट रेस्ट। ये कब होता है? इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी की इक्वल कब हो सकती है? जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। कि जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसके मुताबिक कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में या यूनिफॉर्म मोशन में हो तो वो अपने रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन को कंटिन्यू करने की ट्राई करता है उस वक्त तक जबकि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसकी इस कंडीशन को चेंज ना कर दिया जाए। तो बेसिकली सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो हमने यहां से लिया था, इसमें अब दो क्वांटिटीज हमारे पास रह गई थी, F इंटू एक m और दूसरी ये Vf माइनस Vi डिवाइडेड बाई टी। जो मैस है वो तो कभी 0 हो ही नहीं सकता क्योंकि ऑब्जेक्ट मौजूद है और ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई मैस होगा। तो ये टर्म हमारे पास 0 हो सकती है, और ये किस सूरत हाल में 0 हो सकती है? जब Vf Vi के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो वो हमने दोनों केसेस देख ले कि Vi Vf के इक्वल होगा तो उसका मतलब ये होगा कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, और दूसरा केस अगर इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा। तो जब रेस्ट है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उसकी स्टेट को ऑब्जेक्ट
इन मोशन रखने की ट्राई करता है, और ये किस वजह से होता है? लॉ ऑफ इनर्शिया फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वजह से। तो यही हमने प्रूव करना था कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की मदद से फर्स्ट लॉ कैसे प्रूव हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, दीज फोर्सेज ऑलवेज एक्ट्स इन पेयर, डू दे बैलेंस ईच अदर, कैन बॉडीज मूव अंडर एक्शन रिएक्शन पेयर। अब एक क्वेश्चन में हमारे पास मुख्तलिफ बातें पूछी गई हैं। सबसे पहले एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। एक्शन और रिएक्शन इक्वल होते हैं लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। दीज फोर्सेज ऑलवेज एक्ट इन पेयर, ये फोर्सेज जो हैं वो पेयर में एक्ट कर रही होती हैं, यानी कि जहां पे एक्शन होगा वहां पे रिएक्शन जरूर मौजूद होगा। डू दे बैलेंस ईच अदर, क्या ये एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं, और क्या बॉडीज अंडर एक्शन रिएक्शन पेयर के तहत मूव कर सकती हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। डू दे बैलेंस ईच अदर, बैलेंस फोर्सेस हमारे पास इक्वल भी होती हैं और ऑपोजिट फोर्सेस होती हैं, और वो सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रही होती हैं। तो उस वजह से वो क्या करेंगे? कैंसल आउट कर देंगे एक दूसरे को। एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस हैं जो कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई हो रही होती हैं, सो दे डोंट कैंसल आउट, ये एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करेंगी। देखें, अगर सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन और रिएक्शन फोर्स अप्लाई हो रही है तो वो क्या करेंगी? वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगी। लेकिन अगर हम एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस की बात करें, जैसे कि पहली एग्जांपल मैं इस लाइन की आपको दे देता हूं कि अगर बैलेंस्ड फोर्सेस इक्वल और अपोजिट फोर्सेस होती हैं और वो सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रही होती हैं। ये पहले हिस्से का जवाब आपको दिया जा रहा है, दीज फोर्सेस डू दे बैलेंस ईच अदर। तो बैलेंस फोर्सेस, सबसे पहली बात, वो फोर्सेस होती हैं जो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस होंगी और सेम ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रही होंगी। जैसे कि अगर हमारे पास एक लकड़ी का ब्लॉक है, उसके एक तरफ से 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है, उसको पुश किया जा रहा है, और उसके अपोजिट फेस से 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है, उसको पुश किया जा रहा है। तो ये जो दो फोर्सेस हैं अपोजिट डायरेक्शन से हैं, इक्वल है, तो ये उसको बैलेंस कर देंगे, जिसके नतीजे में वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव नहीं करेगा, और उनको बैलेंस फोर्सेस कहते हैं, जिसकी वजह से उन फोर्सेस ने एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिया और वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा। लेकिन जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हैं, ये इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस तो हैं, लेकिन ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई हो रही होती हैं। जैसे कि अगर हम एक बॉल को दीवार के साथ हिट करें, तो जो बॉल है जो ही दीवार को जाकर हिट करती है तो बॉल वॉल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी, उसको एक्शन का नाम देंगे। और रिएक्शन क्या होगा कि बॉल उतनी ही फोर्स बॉल पे एक्सर्ट करेगी, जिसकी वजह से वो बॉल वापस मूव करती है। या अगर हम इस मिसाइल की एग्जांपल लें, तो जो गैसेस हैं वो नीचे की तरफ इजेक्ट होती हैं, इसको एक्शन कहते हैं, और उसके रिएक्शन के तौर पर जो मिसाइल है वो अपवर्ड मूव करता है। तो यहाँ पर दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक्शन और रिएक्शन अप्लाई हो रही थी, जिसके वजह से जो फोर्सेस हैं वो उन्होंने एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं किया। तो पहला उसने जो क्वेश्चन पूछा था, डू दे बैलेंस ईच अदर, तो ये एक दूसरे को बैलेंस नहीं करती, ठीक है, वो कैंसल आउट नहीं करेंगी। बैलेंस करने का मतलब यह है कि कैंसल कर देना, तो ये कैंसल नहीं करती। दूसरा हिस्सा क्या था, कैन बॉडीज मूव अंडर एक्शन रिएक्शन पेयर? यस, बॉडीज मूव अंडर एक्शन रिएक्शन पेयर, कि जब भी एक्शन और रिएक्शन का पेयर हो रहा होगा तो वहां पे बॉडी मूव करेगी। हम एग्जांपल लेते हैं एक रॉकेट की। रॉकेट से जो गैसेस होती हैं वो एक्सपेल होती हैं, खारिज होती हैं काफी हाई स्पीड के साथ, उसको हम एक्शन का नाम देते हैं। और इसके रिएक्शन के तौर पर जो रॉकेट है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, और ये हमारे पास रिएक्शन कहलाएगा। तो एक्शन रिएक्शन पेयर के तहत जो बॉडी होती है वो मूव कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, ए मैन स्लिप्स ऑन द ऑयली फ्लोर, ही वांट्स टू मूव आउट ऑफ दिस एरिया, ही इज अलोन, ही थ्रोज हिज बैक टू मूव आउट ऑफ दिस स्लिपरी एरिया, व्हाई इज इट सो? कि एक मैन है, एक आदमी है जो कि ऑयली फ्लोर पे स्लिप करता है, अब वो मूव करना चाहता है उस एरिया से, वो अकेला है, तो उसने थ्रो किया बैक को स्लिपरी एरिया से। ऐसा उसने क्यों किया? यानी कि उस स्लिपरी एरिया से बाहर निकलने के लिए
उसने बैग को थ्रो किया, उसके पास एक बैग है, उस बैग को थ्रो किया, तो वो उस स्लिपरी एरिया से बाहर निकल जाएगा। ऐसा कैसे मुमकिन है? तो बेसिकली अगर ये वो आदमी है जो कि एक ऑयली फ्लोर के ऊपर गिर गया है और इस ऑयली फ्लोर पे गिरते वक्त उसका बैग उसके पास है, इस केस में ये बैग को पकड़कर एक तरफ को फेंके फोर्स के साथ, तो वो क्या कर रहा है? वो एक्शन अप्लाई कर रहा है इस बैग के ऊपर। अब वो जिस फोर्स से वो बैग को थ्रो करेगा, उस सेम फोर्स इस मैन के ऊपर अप्लाई होगी, जिसको रिएक्शन फोर्स का नाम दिया जाएगा, और ये अपोजिट टू दिस फोर्स होगी जो कि बैग के ऊपर अप्लाई की गई। यानी कि बैग अगर उसने लेफ्ट साइड की तरफ थ्रो किया है, तो जो मैन है वो राइट साइड की तरफ सेम फोर्स के साथ मूव करेगा एक्शन रिएक्शन पेयर के तहत। तो जो मैन है वो ऑयली सरफेस से बाहर निकल जाएगा। तो ये बैग को थ्रो करना उस आदमी को काफी हेल्पफुल साबित होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ वुड यू यूज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टू एक्सप्लेन मोशन ऑफ रॉकेट? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इन दोनों को एक्सप्लेन करें मोशन ऑफ रॉकेट के तहत। अगर मोशन ऑफ रॉकेट के तहत बात की जाए तो सबसे पहले हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं कि हर एक्शन के टाइम पे एक रिएक्शन भी मौजूद होगा। इस केस में एक्शन क्या था कि गैसेस डाउनवर्ड और जो रॉकेट है वो अपवर्ड। इसके साथ साथ जब एक रॉकेट मूव करता है तो वो एक्शन फोर्स एक्सर्ट कर रहा होता है गैसेस की सूरत में, जो आपको पहले बताया है, और ये गैसेस बैकवर्ड डायरेक्शन में निकल रही होती हैं, जबकि जितनी फोर्स से ये गैसेस इजेक्ट हो रही होती हैं, सेम फोर्स से वो रॉकेट अपवर्ड मूव कर रहा होता है ड्यू टू रिएक्शन फोर्स। इसके साथ साथ जो रॉकेट है वो काम करता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के तहत कैसे काम करता है कि रॉकेट इजेक्ट करता है गैसेस को बैकवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से मोमेंटम क्रिएट होगा P = mv के फॉर्मूले से। तो गैसेस का मास भी है और वेलोसिटी भी है, तो ये डाउनवर्ड मूव करेंगी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए जो रॉकेट है वो मोमेंटम गेट करेगा, जिसकी वजह से वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो एट ए टाइम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी अप्लाई हो रहा होता है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी अप्लाई हो रहा होता है रॉकेट के मूव करने में। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाई आर क्रिकेट बैटर ग्लव्स पैडेड विद फोम? जो क्रिकेट खेलते हैं जो खिलाड़ी, उनके जो ग्लव्स होते हैं उनमें फोम क्यों लगाया जाता है? बेसिकली ये क्रिकेट खेलते हुए प्लेयर्स के ग्लव्स की बात कर रहे हैं कि जो बैट्समैन ग्लव्स होते हैं उनमें फोम लगा होता है। उसकी रीजन क्या होती है? वो फोम बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं ताकि बॉल आकर हिट करे तो उससे वो सेफ रहें, और इसकी वजह से ये फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है ग्लव्स और बैट के दरमियान। अगर कॉटन के यूज किए जाएंगे तो उसकी वजह से बैट स्लिप कर सकता है। फोम और कॉटन टाइप जो मटेरियल्स हैं वो फिंगर पैडिंग के लिए यूज किए जाते हैं। अगर लाइट वेट या फोम लाइट वेट हमारे पास अगर ग्लव्स हो तो उसकी वजह से जो बैट है वो स्लिप कर जाएगा। तो बेसिकली ग्रिप के लिए, एक मजबूत ग्रिप के लिए, फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए ये पैडेड ग्लव्स यूज किए जाते हैं। कौन सी फ्रिक्शन? जो बैट और इन हैंड्स के दरमियान मौजूद हो, उसके लिए पैडेड ग्लव्स यूज किए जाते हैं ताकि हिट करते वक्त बैट स्लिप ना हो। ये बेसिकली आपका जो क्वेश्चन है ये इस चैप्टर से रिलेटेड है जो जिसमें फ्रिक्शन का टॉपिक है, तो इस वजह से इसमें फ्रिक्शन का हवाला दिया गया है। अगर इसको फर्स्ट ईयर के केस में यही क्वेश्चन देखा जाए तो वहां पर किसी और चैप्टर से रिलेटेड है जिसमें इंपल्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो वहां पे इसकी डिटेल इंपल्स के हवाले से दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, Where will your weight be greater, near Earth or near Moon? What about mass?
आपका वेट जो है वो कहां पर ज्यादा होगा, अर्थ के नजदीक या मून के नजदीक। और सेम मैस के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले अगर हम वेट की बात करें तो वेट W इक्वल टू एम जी, वेट डिपेंड कर रहा होता है जी के ऊपर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी के ऊपर। जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है अर्थ पे उसकी वैल्यू 10 और मून पे 1.6 होती है। अर्थ पे ज्यादा होती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू बनिस्बत मून, तो इस वजह से जो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट है वो अर्थ के ऊपर ज्यादा होगा मून की निस्बत। जबकि अगर हम मैस की बात करें तो जो मैस है वो यूनिवर्स में हर जगह पे सेम रहेगा। तो चाहे अर्थ की बात की जाए चाहे मून की बात की जाए, वहां पे आपका मैस सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होता। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हेन रोनाल्डो किक्स द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ बॉल, बोथ अर्थ एंड बॉल अट्रैक्ट ईच अदर with the same magnitude of force, why then the ball moves towards earth and not the earth? क्वेश्चन ये पूछा गया है कि रोनाल्डो फुटबॉल को किक करता है और हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचकर जो अर्थ और बॉल है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के साथ। तो इस केस में जो बॉल है वो अर्थ की तरफ क्यों मूव कर जाती है, अर्थ बॉल की तरफ मूव क्यों नहीं करती? तो बेसिकली अर्थ का मैस आप देखें तो अर्थ का मैस काफी ज्यादा है बनिस्बत इस फुटबॉल के। जब रोनाल्डो अर्थ के ऊपर खड़े होकर इस फुटबॉल को हिट करेगा हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर, अर्थ जिस फोर्स के साथ फुटबॉल को अपनी तरफ खींच रही है सेम फोर्स से फुटबॉल अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन इस केस में जो मैस है वो अर्थ का मैस काफी ज्यादा है, तो जो बॉल है वो मूव करेगी अर्थ की तरफ, क्योंकि बॉल का मैस बहुत ज्यादा कम है अर्थ की निस्बत। कंपैरिजन किया जाए तो बिल्कुल निगलेक्ट है, जीरो है अर्थ की निस्बत इसका मैस, जिसकी वजह से मैस कम होने की वजह से फुटबॉल अर्थ की तरफ अट्रैक्ट कर जाएगा, लेकिन जो अर्थ है वो फुटबॉल की तरफ अट्रैक्ट नहीं करती। ये हमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल टू एम ए से भी मालूम होता है कि मैस अगर कम होगा तो फोर्स कम होगी और अगर मैस ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा होगी। तो जिसकी वजह से अर्थ का मैस ज्यादा होने की वजह से ये ज्यादा फोर्स से बॉल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो यहां तक इस चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन या होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।